मुल्की सियासत में 9 मई के वाकयात एक ऐसी लकीर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं जिसने रियासत, सियासत और इदारों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को यकसर बदल दिया है। ये वाकयात सिर्फ एक दिन का हंगामा नहीं थे, बल्कि इनके असरात कई बरसों तक मुल्की सियासत पर छाए रहेंगे। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाले इन पर तशद्दुद मुजाहिरों ने न सिर्फ सियासी दर्जा हरारत को बुलंद किया, बल्कि रियासती इदारों और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव को भी जन्म दिया। इन्हीं वाकयात के पस मंज़र में आज जब अदालतें ज़मानतें देती हैं या मुकदमात पर फैसले आते हैं तो हर बयान और हर रद्दअमल एक नया सियासी इशारा समझा जाता है। जैसा कि आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से यह बयान सामने कि पाक फौज किसी सियासी जमात से कोई डील नहीं कर रही, बहुत ही मानी खेज़ है। दर हकीकत हालिया दिनों में सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच की जानिब से एक कॉलम लिखा गया जिसमें उन्होंने ब्रसल्स में अपनी और फील्ड मार्शल के दरमियान होने वाली मुलाकात का अहवाल बयान किया। इस कॉलम से यह तासुर उभरा कि पाक फौज 9 मई करने वालों के साथ कोई डील कर रही है, और आज इसी पैराए में DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरदीद की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल बड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई, लेकिन इस इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ और ना ही माफ़ी के हवाले से कोई बात की गई। DGISPR का मजीद कहना था कि 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा। अब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान तवज्जो का मरकज़, बयान के कई पहलू हैं। सबसे पहले तो ये वाज़ेह होना है कि इदारे सियासी जमातों के साथ किसी भी किस्म की डील या पसे पर्दा समझौता करने की तरदीद कर रहे हैं। यानी एक तरह से पाक फौज ने बराह रास्त इस तासुर की नफ़ी कर दी है कि 9 मई के वाक़यात किसी माफ़ी या डील के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकते हैं। DGISPR का ये मौक़िफ़ इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है कि हालिया दिनों में मीडिया पर ऐसी बहस हो रही थी जिसमें यह तासुर दिया जा रहा था कि शायद 9 मई मामले पर माफ़ी मांगने की सूरत में ज़िम्मेदारों को आम माफ़ी भी मिल जाएगी। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ज़ाहिर है एक तरफ आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को उसको ज़मानत मिली है, और साथ ही पैरेलल DGISPR का ये स्टेटमेंट भी आया है कि 9 मई पर कोई माफ़ी नहीं है। इदारों का इस हवाले से क्या लाहेमल है वो भी सामने है। आप इसको कैसे इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं? वालेकुम अस्सलाम रेहान तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक ताल्लुक है DGISPR का, देखिए सीधी सी बात है कि हम जो है वो किसी भी सहाफ़ी या किसी भी फ़र्द वाहिद को जो है अहमियत नहीं दे सकते, जबकि पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान मौजूद हैं। पूरी दुनिया ISPR जैसे इदारे की तारीफ़ करती है, और बयान मरसूस के अंदर हमने देखा कि तमाम तर लोगों की कयास आराइयाँ जो थीं वो अपनी जगह, लेकिन जो हतमी बातचीत होती थी वो ISPR के ज़रिए ही मीडिया तक पहुँचती थी। आज भी एक तरीक़ाकार मौजूद है, हुकूमत का एक तरीक़ाकार मौजूद है कि वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जरिए भेजती है, और आर्मी जो है वो अपनी जितनी भी मामलात होते हैं उसको ISPR के जरिए डील करती है। और एक 3 स्टार जनरल का वहाँ DGISPR होना और उनकी बात को मेरे ख्याल में हम हर हालत में उन्हीं की बात को तस्लीम करना जो है हम पर फर्ज है। दूसरी जानिब जो है मेरे ख्याल में सुहेल बड़ाइच साहब का जो कॉलम था, जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उनके कॉलम पे 5 दिन के बाद रिस्पॉन्ड क्यों किया गया, उसकी एक बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे रोजाना सैकड़ों कॉलम जो है वो आर्मी चीफ और आर्मी के हवाले से और कहीं ना कहीं जो है पीटीआई के हवाले से लिखे जाते हैं। तो क्या आर्मी जो है वो रोजाना रिस्पॉन्ड करती है? नहीं करती। लेकिन क्योंकि आज ये रिस्पॉन्ड इसलिए जरूरी बनता था कि एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना और 8 के 8 केसों के अंदर बरियत हो जाना, उनको जो है जमानत सॉरी मंजूर हो जाना, मेरे ख्याल है कि ये एक शकूक व शुबहात की एक बुनियादी वजह बना, जिसकी बुनियाद पे ISPR को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। दूसरी जानिब जो है अगर हम ये देखा जाए सुहेल बड़ाइच साहब का, देखें सुहेल बड़ाइच साहब जो है वो एक ज़ीरक मेरे ख्याल में सहाफ़ी हैं, एक मंझे हुए आदमी हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग का अपना अपना जाविया होता है। जैसे कि आप कोई चीज़ को किसी अंदाज में लेते हैं, मैं NDMA कहता है कि मौसम गरज चमक होगी और बारिश होगी, और मैं ये समझता हूँ कि जनाब यहाँ तो सैलाब आने वाला है। ये समझने का
का अपना अपना अंदाज है। इसलिए सोहेल वड़ाई साहब ने उसको अपने एक जो बिल्कुल पहले जाहिर से ही है सोहेल वड़ाई साहब का अपना एक mindset के- एनालिसिस है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो जाहिर है वो मुदब्बिर आदमी है, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, कोना मश्क सहाफ़ी है, उनका अपना एक जाविया है, उनका अपना एनालिसिस है, इसको उनका अपना एनालिसिस तज्जिया समझा जाना चाहिए। उन्होंने एनालाइज इस तरीके से किया, यानी पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा या DGISPR साहब ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इस तरह का कोई फॉर्मल कोई इंटरव्यू नहीं था जिस पर जो है वो ये कहा जा सकता है कि ये फील्ड मार्शल के कहे हुए अल्फाज हैं। तो एग्जैक्टली आपको इदारे की अब जो पल्स है, ये स्ट्रैटेजी है, आज के कम से कम इस स्टेटमेंट से क्या लग रही है? आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जो बानी चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर सजा हो चुकी हुई है। उनको जो है एक उनके ऊपर इद्दत का केस है, एक उनके ऊपर तोशाखाना का केस है और बाकायदा पाकिस्तान की ताज़ीरात के मुताबिक सजा हुई है और एक बड़ा लंबा ट्रायल चला है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद जनाब बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, अमेरिका का दबाव। रेहान तारिक साहब, एक बात मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं, जिस शख्स का नाम जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह है, वो किसी के सामने बैठने वाले नहीं है। ना वो घबराते हैं, ना वो डरते हैं, ना वो किसी के दबाव को जो है वो उसके खातिर में लाते हैं। उसका मैं आपको चंद मिसालें आपकी इजाजत से दूंगा। पहली मिसाल जो है, 365 मेंबर ऑफ कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस के जो है वो खत लिखते हैं बाइडन इंतजामिया में। एक मुत्तफिका करारदाद पास होती है अमेरिका के अंदर कि बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है? जवाब आपके सामने है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो कॉन्टेक्स्ट वो बयान कर रहे हैं, और ज़ाहिर एक पर्सपेक्टिव है कांग्रेस के मेंबरान की जानिब से लिखे गए ख़त का भी, और फिर मार्को रूबिया को जो हवाला दे रहे हैं ऑपरेशन बयानुल मरसूस के वक्त भी, तो ज़ाहिर है एक रेजिलियंस शो की फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और अल्टीमेटली फ़तह हमारा मुकद्दर ठहरी है। लेकिन ये जो मामला है इन पर्टिकुलर 9 मई का और बानी PTI की इंक्लूजन का, हमारा राब्ता फिर बहाल हुआ है, अब्दुल्ला गुल साहब से कनेक्ट किया है। जी अब्दुल्ला गुल साहब, आपका माइक गालिबन म्यूट हो गया था, अब आवाज़ पहुंच रही है, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। फील्ड मार्शल साहब किसी के दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। मार्को रूबियो के नहीं आए, JD वेंस के नहीं आए, तो ये कह देना कि जनाब वो तो शायद किसी अमेरिका के कहने पे या कुछ है, वो बड़े जबरदस्त इंसान है। देखें, मैं एक फौजी घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से होती रही हैं। फील्ड मार्शल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, मतलब एक गैर रस्मी मुलाकात, जो मुख्तलिफ फंक्शंस के ऊपर। अब मैं एक, जैसे अभी सोहेल वड़ाई साहब, एक फंक्शन के ऊपर मुलाकात हो रही है, अब मैं उसके ऊपर अपनी जो बात को लेके अपनी अहमियत को मजीद करता है। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक अरसा दराज से जो है मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करता रहा हूं कि जनाब मेरी मुलाकात करा दें। मेरा ख्याल है कि सोहेल वड़ाई साहब को जो एक सीनियरिटी का लेवल है उनका, मेरे ख्याल में गैर तस्दीक शुदा बात जो है, जो कि मेरे ख्याल में ISPR से अगर वो वेट करा लेते, एक दफा उनको भी दिखा लेते कि जी मैं ये कॉलम लिखने लगा हूं, तो आपका इसके अंदर क्या राय है, तो बेहतर होता। बजाय इसके कि जो एक उन्होंने कॉलम लिख दिया वक्ती तौर पर, तो एक इट इज एक चाय की प्याली में तूफान तो बपा हो गया, लेकिन वक्त आने पे बताएगा। आज आप 24 न्यूज मेरा ना ये लिख लें कि इस टाइम पे बानी चेयरमैन जो हैं उनके PTI के, वो बाहर नहीं आ रहे। ये बात तो तय है। नहीं, लेकिन ये तो अदालतों ने तय करना है ना अब्दुल्ला गुल साहब, ये तो अदालतों में मामला तय होगा ना। बाहर देखिए, अब 8 केसेस के अंदर जमानत हो जाना इटसेल्फ बड़ा सिंबॉलिक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि 15 मिनट अगर मिल जाए अलकादे ट्रस्ट केस के अंदर भी और इसको सुन लिया जाए, तो बानी PTI 15 मिनट में बाहर होंगे।